हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा जैसा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच जिसका नाम है ब्रह्मो सीरीज के नाम से हमने रखा हुआ है। तो ब्रह्मो सीरीज में बेसिकली क्या होगा कि आपको जो आपके सैनिक स्कूल लेवल की फॉर क्लास सिक्स क्लास लेवल के सैनिक स्कूल के सारे क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। साथ में क्या होगा, मैं स्पेशली मैथमेटिक्स पे ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है, मैथमेटिक्स पे। ठीक है। तो इस पे फोकस करने का रीजन ये है, अराउंड अराउंड तुम्हारे 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 150 मार्क्स। मतलब 50% ऑफ द सिलेबस तुम्हारी मैथमेटिक्स से ही कवर हो जाएगा। ठीक। अगर ये चीज तुम्हारा अच्छे से कवर हो गया तो तुम आगे चल के कुछ और भी नया कर सकते हो। ओके। बाकी अच्छे से मार्क्स स्कोर करके तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है। तो बिना किसी बातों के बस हमें ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे हैं उनको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है, क्वेश्चंस जो आएंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है। फिर वीडियो को पॉज करना है, मेरे सॉल्व करने पहले अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को लगा के रखिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो देन वीडियो को प्ले करके वो क्वेश्चन देखिए। इससे आपके जो 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। तो हमें इन चीजों पे अब फोकस करना है, जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है इन चीजों पे फोकस करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। ठीक। तो 50 क्वेश्चंस हमारा इसी पे निर्भर होंगे। ओके। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं कि हाँ, जो डाउट्स आ रहे हैं सर, जैसे आपने कोई मेथड समझाया, देखो इसमें मैं जो मेथड समझाऊंगा, देखना आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, भले आपको आते हो भले आपको ना आते हो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अगर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, यानी कि फर्स्ट यू सॉल्व, पहले सॉल्व करें, आप पहले सॉल्व करें। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप पे है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप करिएगा, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करिएगा डीपली, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आपको मेथड्स भी सिखाऊंगा मैं कि कितने मेथड से हम चीजों को कर सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ऐसे दुनिया भर के जो हो सकते हैं, जितना पॉसिबल प्रोबेबल जो तुम्हारे लायक होगा वो तुमको कराया जाएगा। ठीक है। अब इन 50 क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार आप फिर से खुद से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, जिससे हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। ओके। तो बिना किसी बात के शुरू करते हैं, गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है। तो भाई साहब तो सुनिए कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 3000 सो दैट 54 डिवाइड द सम एग्जैक्टली इज। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि 3000 में हम क्या चीज प्लस करें जिससे वो 54 से डिवाइड हो जाए। तो अगर जिनको कोई दूसरा मेथड आता है वो वेल एंड गुड, बट हम जिस मेथड से करने वाले हैं वो सिंपल और लॉजिकल मेथड होने वाला है। तो सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस में ऐड कर लेते हैं। 3000 में कितना ऐड कर लें, हम 30 ऐड कर लें। फिर 3000 में हम कितना ऐड कर लें, 24 ऐड कर लें। फिर 3000 में हम कितना ऐड कर लें, 15 ऐड कर लें। 3000 में हम कितना ऐड कर लें, 7 ऐड कर लें। तो ये आ जाएगा 3030, ये आ जाएगा 3024, ये आ जाएगा 3015, ये आ जाएगा 3007। आ गया, इतना आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होती है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, मुझसे या गुलशन सर से। ठीक। तो यहाँ पे है, तो 3000 में 30 ऐड किया, 3030, 3024, 3015, 3000। अब हमें किससे डिविजिबल देखे हैं, 54। अब मैंने तुम लोग को अच्छे से सिखाया है डिविजिबिलिटी ऑफ 54 क्या है भाई साहब, डिविजिबिलिटी ऑफ 54। तो आप कहेंगे सर आपने ये कैसे सिखाया है। तो मैंने तुम लोग को एक चीज सिखाई होगी, और 54 मतलब जैसे सपोज 54 किसकी, 18 थ्रीजा, हाँ या ना, 18 थ्रीजा कितना होता है, 54। इसका मतलब
वो नंबर जो 54 से डिविजिबल है वो 18 से भी, 18 को भी थोड़ा तोड़ लेते हैं। 9 टू जा 18 और 3, मतलब इतने जो पार्ट है, 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो 54 है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी देखो भाई साहब, किस में नहीं है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सीधा सीधा कट गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, ये दोनों। अब इन दोनों की डिविजिबिलिटी देख लो, 3 से चेक कर लो, 9 आ रहा है, 9। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, मतलब ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूजन है, ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन है। तो भाई साहब दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि 3030 को अगर हम किससे, 57 से डिवाइड करके देख लेते हैं, या फिर 3030 को सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा ये। ठीक, तो 3030 को 57 से डिवाइड करते हैं। ठीक, लिखा है 3030 को 57, यानी कि 9 इंटू 2 इंटू 3 से कटना चाहिए। तो चलो सबसे पहले इसको किससे काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 वन जा 3, 3 वन जा 0, 1 0, कितना आया, 1010 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2। तो 2 से काट लेते हैं, 2 5 जा 10, 0 5, तो आ गया ये 505 अपॉन 9। क्या इतना समझ में आया सभी को? जब इतना आ गया तो तुम लोग को 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होगा कि इन दोनों का सम 9 से कटना चाहिए। तो क्या कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये बी भी गया, तो हमारे पास बचा क्या, 30। चलो इसको देख लेते हैं। अब लिखा है 30 एंड, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए गया, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर ए गया। इसको थोड़ा डार्क पेन से यूज करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया, डी गया। ठीक, अब 3024 की बारी है चेक करने की। तो सेम अगेन 9, 2 और 3। तो सबसे पहले किससे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, 1 जा 2 जा, 3 से काट लो। हाँ अब देखो, ये क्या 9 से कट जाएगा, 1 5 1 2 6 7 टू 9। इसका मतलब आराम से 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12। ये कितना आया, 504 डिवाइडेड बाई 9 बचा। तो इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, 549। फिर काटते हैं इसको, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, तो 5 जा यहाँ पे आएगा, 5 बचा, 6 जा कितना बचा, 56, यानी कि पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा क्या बचा, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सभी को समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, हम्म, वेट अ मिनट, इरेज करते हैं अगला क्वेश्चन लिखने के लिए। क्या हो रहा है, तो इतना करने पे हमें आराम से पता चल जाएगा कि ये किससे डिविजिबल है या फिर किससे डिविजिबल नहीं है। ओके, चल अगला क्वेश्चन भाई साहब हमारा क्या कह रहा है। ठीक, इसके लिए और भी मेथड्स होते हैं, मैंने मेथड 1 का यूज किया, मैं मेथड 2 का भी यूज कर सकता हूँ, 3 का मुझे, लेकिन आपके लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तब जाके आपको ये जो मिलेगा वो आसान मिलेगा, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इरेज 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 इरेज, बड़ा हो जा भाई। हम्म, अगले क्वेश्चन के लिए राह बनाते हैं। हम्म, आप कहेंगे सर इतना बड़ा थोड़ी ना करना है, नहीं इतना बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना 54, 54 को देखो क्या क्या आता है, 18 थ्री जा यानी कि 9 टू जा 18 इंटू 3। तो देखो 2 से कौन कौन सा नहीं कट रहा है, डी नहीं कट रहा है, सी नहीं कट रहा है, काम खत्म। अब ये दोनों हैं, इन दोनों के लिए तुम्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मली कर सकते हो। अगर तुमको शौक लगी है तो 54 को
किसे 30 से एक बार करके देख लेना, और या तो 54 को 3024 से करके देख लेना। अगर ऐसा करने का शौक लगा हुआ है तो कर सकते हो, ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3 भी है, 4 भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक, लेकिन हमें ये मेथड आसान लगा, इस वजह से डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा क्लियर हो गया। और वो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डिवीजन if division sum in a division sum, the divisor is 10 times the question and the 5 times the remainder if the remainder is 46। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिमाइंडर कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रिमाइंडर तुम्हारा दिया गया है 46। ठीक, 46 दिया गया है तुम्हारा रिमाइंडर। और तुम्हें क्या बोला गया है कि जो तुम्हारा डिवाइजर है, जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर ये क्या है, 10 टाइम्स क्वेश्चंट है। जो क्वेश्चंट है उसका 10 टाइम्स है और रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। डिवाइजर जो है रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो हमें रिमाइंडर पता ही है 46, तो 5 इंटू 46 कर लेंगे। तो 46 इंटू 5, 6 5 जा 33, 5 4 जा 20, 23 कितना आया, 230। कितना, 230। ये क्या है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर मिल गया। तो ये तो हमें पता ही था, डिवाइजर इज इक्वल टू 10 इंटू क्वेश्चन। अब हमें पता है ना, डिवाइजर इज इक्वल टू 10 इंटू क्वेश्चन, ये तो बताया गया है। तो अगर जिसने बढ़िया से अलजेब्रा पढ़ा होगा तो क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्वोशिएंट निकाल सकते हो। तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर कितना निकाल के हम लोग लेके आए, 230 और डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई में उधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्वोशिएंट मेरा क्या आया, 23 आया। ठीक, देन द डिविडेंड इज। अब डिविडेंड के लिए बढ़िया सा फॉर्मूला मैंने रटाया था, सबको याद होगा कि नहीं याद होगा। तो डिविडेंड के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला था जिसका, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ये है हमारा वो फॉर्मूला। तो डिविडेंड निकालना है, हमें सब कुछ पता है। देखो, डिवाइजर पता है 230, कितना, 230। क्वोशिएंट हमने निकाल लिया है 23। रिमाइंडर हमने कितना निकाला है, 46 दिया गया है। रिमाइंडर हमें दिया गया है 46। आराम से इसको मल्टीप्लाई करो और निकाल लो। ठीक, तो अब इसमें है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को साइड में रखते हैं, 23 का स्क्वायर करते हैं। अब 23 का स्क्वायर सब कहेंगे हमें नहीं पता है, तो आराम से 5 5 5 2 9 इतना ही होता है ना, 5 2 9। और ये जीरो ऐड कर लेंगे, अगर तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो और 46 को ऐड कर लो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5336। 5336, इन दोनों का ऐड करने 5336 आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की सारी प्लेस वैल्यूज का सम हमें निकालना है। तो हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हटाते हैं सबसे पहले इसको, हट जा भाई। हम्म, इतने में काम चल जाएगा। चल जाएगा। ठीक, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो हमारे पास कितना लिखा है, 2494, 249484। तो ये है,
तो एक का वैल्यू 4 हो जाएगी, दूसरे की 400 हो जाएगी, तीसरे की 4, 1 2 3 4, 4 zeros, 1 2 3 4, 4 zeros हो गए, 40,000। इट इज 40,404। इन तीनों का ऐड करना है, इन तीनों का ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 40,404। इनको ऐड करने पे इतना आएगा, कहाँ गया? 40,404। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जिनको अच्छे से पता होगा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो और एक, ये कितना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने तुमको अच्छे से बताया है कि अगर 5 4 है तो डिफरेंस 1 आएगा, माइनस भी कर लोगे तभी भी इसमें आंसर नंबर 1 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोग को ये बताया गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन का अगर कॉन्सेप्ट पता है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है, अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत ही आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। चलो, इसी फिगर में समझते हैं अच्छे से। अब इस फिगर को कैसे क्लियर करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में ढंग से क्वेश्चन पहले पढ़ना है। 3 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। y इज थ्राइस ऑफ x, y इज थ्राइस ऑफ x, मतलब y इज इक्वल्स टू 3x है। क्लियर सभी को ये बात, y इज इक्वल्स टू 3x है। ठीक, तो उसके बाद अब हमें पूछा ये गया है कि आर ओ टी बताओ, मतलब आर, आर से ओ पे जाओ, ओ से टी पे जाओ, मतलब हमें ये पूछा गया है ये इतना एंगल क्या होगा। ठीक है, चलो भाई साहब शुरू करते हैं खेला। अब खेला क्या कहता है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने तुम लोग को बताया था बहुत अच्छे से कि अगर दो लाइन एकदम सीधा इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। दो सीधी लाइन है, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब ये जो एंगल है y और ये जो एंगल है ये भी y हो जाएगा। और y को हम 3x लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है बहुत प्यार से। तो अब हम जानते हैं एक बहुत प्यारी सी चीज जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, उसका पूरा एंगल कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम बहुत प्यार से समझेंगे कि ये जो है हमें निकालना तो ये है, एक्स निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, क्योंकि ये एक्स प्लस ये वाला एंगल होना चाहिए। अब ये वाला एंगल 50 के बराबर होगा। देखो, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो ये 50 और ये वाला भी 50 हो जाएगा, हाँ या ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के लिए हम ऐसे करते हैं, हमें ये पता है कि ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो मतलब एक्स डिग्री प्लस 3x डिग्री, अब ये y है, y को हम 3x ले सकते हैं, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना सभी को समझ में आया है? ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180, और ये 50 प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 4x। फिर x कितना हो जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 4। तो सर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये गया 4 2 जा 8। ठीक, 8 बचा 2, 2 उधर गया, फिर जीरो ऐड कर देंगे तो 20 बन जाएगा 5। तो इसका कितना आंसर आया, 32.5 आ गया। x की वैल्यू हमारी निकल आई, बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू जब निकल आई तो हमें ये पता है 32
0.5 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा? 53, 82.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आई होप सो आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, 9 लीव्स रिमाइंडर 1, 3, 5, 7। इतना आया। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है कितना हो जाएगा? 9999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब इसमें ये बात दी गई है कि ये चीज कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इनका वो जो रिमाइंडर आता है 1, 3, 5, 7 आता है जब इन नंबर से किया जाता है। मतलब जब एक नंबर है, मतलब एक नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ सपोज 4 डिजिट का नंबर है, उसको मैं ऐसे 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर है, उसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। उसको जब हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है कितना? 3 आता है। उसको जब हम 7 से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। उसको जब हम 9 से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 7 आता है। लेकिन अब सर सोचेंगे ये क्या करना है? तो मैंने तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अच्छा से यूज तुम लोग वहां कर सकते हो जहां पे तुमको ये बात पता हो कि अब हाँ इसमें एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा। देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको समेट ले। जो सबको समेटने के लिए क्या हो जाता है? एलसीएम का यूज किया जाता है। और हाँ समझो, कोई चीज बराबर करने के लिए कोई चीज में हम एचसीएफ का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हो गया। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस चीज का लेंगे तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे तुम्हारे जो क्या बोलते हैं डिवाइजर्स हैं, मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइजर्स का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। चलो लेते हैं। डिवाइजर्स क्या क्या है? एलसीएम किसका किसका? 3, 5, 7 और 9 का। चलो 3 1 जा 3, 5 और 7 एज इट इज 3 जा। ठीक है। फिर 3 1 जा 3, फिर 7 और 5 1 और 5 7 एज इट इज आ जाएंगे। 5 एंड 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। ठीक। फिर 35 6 जा, मतलब इसको 6 टाइम जाएंगे, यानी कि 35 इंटू 6 जब करेंगे तो हमारा आएगा 315। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, 315 आ जाएगा। जब 315 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम इज इक्वल टू 315। ठीक। अब आगे क्या सोचना है? अब हमें ये सोचना है कि देखो, हाँ, इनके डिविडेंड और उनके बीच का वो क्या है, डिफरेंस क्या है? देख ले। 3 ये है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2 आ रहा है। 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है। 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ रहा है। 9 और 7 का डिफरेंस 2 आ रहा है। डिफरेंस हमने क्यों निकाला अभी समझ में आएगा, थोड़ा वेट करिए बस। एलसीएम निकाल लिया हमने इन नंबर्स का हमने क्या निकाल लिया? सॉरी, 3 5 7 9 का हमने क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। और जो इन नंबर हैं, मतलब जो डिवाइजर्स हैं उनको हम लोग रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मतलब सब में डिफरेंस दो दो का ही आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें दो दो का ही डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। ठीक। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा 315। हाँ, जब 315 आ गया मतलब हमें सबको लेके चलना है। 315 मतलब इन सबकी जो भागीदारी है, कौन कर रहा है? 315।
और हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम क्या जानते हैं, 9999। तो देखते हैं 999 को, 315 को 9999 से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स 300 और 1545, 945 आ जाएगा। 945 माइनस करेंगे कितना, 45 प्लस 4, 49, 54। ठीक, 54 और 9 को हम सीधा यहाँ पे उठा लेंगे, 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये कितने टाइम, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 630 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही फिर ले जाते हैं, 315 आ गया। इसको फिर अगेन माइनस करेंगे, ये 4, ये 3, ये 2, 234 आ गया। 234 अब क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। इस रिमाइंडर का मतलब इस पूरे का, ये जो है हमारा, इस पूरे का प्रतिनिधि है, मतलब जो हमने एलसीएम निकाला था वो इस पूरे का डिवाइजर था, इस पूरे का डिवाइजर 315 था। और जो हमारा रिमाइंडर आया है तो इस पूरे का प्रतिनिधि है, मतलब 999 से, 99999 से अगर हम इसको हटा देंगे 234, यानी कि नॉर्मली हम अगर ऐसे करेंगे 234 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, 9765। क्या ऑप्शन में देख देते हैं, 9765 ऑप्शन नंबर 2। क्या ये बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आ गया होगा, अच्छी बात है। ठीक, अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ इतना करना है। तो मैंने बोला था कि अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। तो ऊपर वाले का एलसीएम 6, 5 और 10, तो एलसीएम निकालो भाई साहब। एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 10 निकालना जानते ही होगे। 5 से ले लेते हैं, 1 जा 2 जा 6, फिर 2 से 3 1 1, फिर 3 1 जा 1 जा 1 जा। ठीक, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम कितना आया ऊपर वाले का, 30 आया। अपॉन नीचे वाले का एचसीएफ क्या होगा, 7 14 21 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा सर, 7 2 3। अब इस कोई ऐसा नंबर है जो कटेगा, तीनों तीनों को काटेगा नहीं, तो 7 ही क्या होगा एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 30/7 दिख रहा है, वो हो जाएगा। ठीक, ठीक है। फिर देखो, in an office, there are 108 tables, 132 chairs, and 1 by 6 of the tables and 1 by 4 of the chair broken. मतलब एक ऑफिस है जिसमें 108 जो टेबल हैं, जो टेबल हैं 108 हैं, जिसमें से कितनी टेबल्स ब्रोकन है, 1/6 टेबल ब्रोकन ब्रोकन है। तो 108 का 1/6 निकाल लेंगे, हाँ या ना, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा 4, फिर 6 7 जा 48, सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मिनट, कोई रीज करते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। चलो, मेरे पास कितनी टेबल्स हैं, 108 टेबल्स हैं। ठीक, जिसमें से 1/6 ऑफ टेबल्स, यानी कि 1/6 आर ब्रोकन। तो हम सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, 108 का 1/6 कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक, फिर 2 1 जा 2, फिर 18 जा, ठीक, इतना। तो इसका मतलब 108 में से 18 टेबल क्या है, ब्रोकन है, ब्रोकन, वेरी गुड। फिर उसके बाद 132 चेयर्स हैं, चेयर्स में आ जाओ, चेयर्स में 132 चेयर्स हैं, जिसमें से 1/4 ब्रोकन है, यानी कि पूरी चेयर का 1/4 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक, 33 चेयर्स क्या हैं, ब्रोकन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ये चीज आ गई कि
हमारे जो इन ऑफिस देयर आर 108 टेबल, इतनी टेबल्स हैं, जिसमें से 18 टेबल ब्रोकन हैं और 33 चेयर ब्रोकन हैं। ठीक, समझ में आया सभी को? हम्म। So how many people can work in office if each person require one table and one chair? तो बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, तो इसमें से कितनी सही है, सही हम निकाल लेंगे। हम्म, हम निकाल लेंगे कितनी सही है। तो सही के हिसाब से मतलब अगर 108 में से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 टेबल्स अच्छी हैं, हाँ। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेयर्स में। चेयर में हम देखेंगे कितनी चेयर्स थी, 132 चेयर्स थी, जिसमें हमारी 33 ब्रोकन है, आ जाएगा हमारा 99 चेयर। तो अच्छा बताओ, जो 90 है और 90 टेबल ले लें, 90 चेयर ले लें, 90 टेबल और 90 चेयर, इसका मतलब ये दोनों सबको देखो, सबको एक टेबल और एक चेयर चाहिए। तो इसमें 9 चेयर एक्स्ट्रा हैं, तो उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, जब टेबल ही नहीं है तो कोई काम ही नहीं है उसका। ठीक, समझ गए? तो वही होता है 90 टेबल और 90 चेयर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, 90 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनना प्यार से। हाँ, मैंने तुमसे बोला था अगर कहीं कुछ बराबर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF लगाना पड़ेगा। इसको करने का एक मेथड और है, मैं शॉर्टकट मेथड से जाऊंगा, शॉर्टकट मेथड से जाऊंगा। ठीक, अब जैसे लिखा है मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क। ठीक, 42 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क, काउ, फिर लिखा है टोन्ड, फिर लिखा है 63 लीटर का डबल टोन्ड है, डबल टोन्ड है। If he wants to pack them in cans so that each can contain the same liters of milk in maximum possible quantity and does not want to mix any two kinds of milk, मतलब हमें दो कैन के, देखो हमें कैंस में रखने हैं, हमें इनको कैंस में रखने हैं, तो हमें कितने कैंस लगेंगे कि दूध जो है बराबर रहे सब में, मतलब सब में बराबर रहे। तो सब में बराबर रहने का क्या पॉइंट हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको निकालना पड़ेगा, इनकी इसका HCF क्या है। HCF क्या मतलब, हमें सबको बराबर बराबर लाना है। तो HCF निकालेंगे, 21, 42 और 63 का हम HCF निकालेंगे, तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63। ठीक, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 2 3 को काट दे, ऐसा नंबर कोई नहीं है। तो हमारा जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 HCF हो जाएगा। इसका मतलब 21 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको बांध सकता है एक साथ, इन सबको एक साथ बांध सकता है। मतलब अगर मैं कितने कैंस बनाता हूं, समझो, अब मैं 21 HCF आ गया, मतलब 21 लीटर जो होगा वो हर कैन में पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले काउ मिल्क को एडजस्ट करते हैं, तो काउ मिल्क के लिए एक कैन आ जाएगा, जो हमारा काउ मिल्क है 21 मेरा HCF आ गया, काउ मिल्क के लिए मेरा एक कैन में 21 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलो फिर अब टोन्ड मिल्क को, जो टोन्ड मिल्क है उसको एडजस्ट करते हैं। अब देखो, अब 21 21 करके ही जाएंगे, 21 और 21 कितना, 42 लीटर, काम खत्म। अब आ जाओ डबल टोन्ड के लिए, 63 है, तो समझो सबसे पहले 21 भरेंगे, फिर अगेन 21 भरेंगे, फिर अगेन 21 भरेंगे, कितने, 1 2 3 कैंस।
तो 3 कैंस लगे डबल टोन्ड के लिए, 2 कैंस लगे इसके लिए, और 1 कैन लगा इसके लिए। कितने कैंस टोटल हमारे लग गए? जल्दी से बताओ। 6। 6 कैंस लग गए और हमारा आंसर 6 आ गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर तुम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है तब। 2.5 अपॉन 0.0005 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर ये नीचे से डेसिमल हटाना है तो ऊपर नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाते जाओगे। ठीक, नीचे कितने, 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लाना है तो ऊपर हम 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 एंड 4 अब यहाँ पे एक डेसिमल है तो नीचे हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे भी। तो अब अच्छे से लिख लेते हैं, 5 × 1 2 3 4 अपॉन 5 × 10। जीरो से जीरो गया तो 5 × 1000 हो जाएगा 5000 अपॉन 5। आंसर हमारा आया 1000, सॉरी ये 25 है, ये है 25। तो इसको इरेज करते हैं। हम्म, ये 5 5 × 25 और 0 0 0, ये हो गया 5000। तो 5000 खत्म। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर, बॉडी मास का ध्यान में रखना है। बॉड मास का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बॉड बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये सब लाइन से चलेंगे तभी हम कह पाएंगे कोई अच्छा बॉड मास अप्लाई किए, मतलब कोई तुमने सही से सॉल्व किया है कुछ, तो वो लाइन से ही हो जाएगा। ठीक, हटा देते हैं इसको, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बॉडी मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 1/2 प्लस, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2 2 4 प्लस 5/2। ये क्या लिखा है, 5/2 प्लस कितना, 7 3 21, 5 26/7 इंटू कितना, 7/13 माइनस 3/3, 3/3। ठीक है, तो इतना लिखा हुआ है। तो जैसे हम लिखते हैं, 13 1 = 13, 13 2 = 26। सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 13 1 = 13, 13 2 = 26। तो इतना निपटा हमारा, 7 से 7 कटा। ठीक, तो 7 से 7 जब कटा तो 5/2 प्लस 2 माइनस 3/3, 3/3 नॉर्मली कट गया, 1 आ गया। तो 5/2 प्लस 2 माइनस 1। तो सबसे पहले एडिशन करेंगे, एडिशन का क्या आएगा, 5/2 प्लस 2 अपॉन 1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 प्लस 4/2, 5 प्लस 4 9/2। कितना आ गया, 9/2 किस में आ रहा है, 4 2 8 प्लस 1 9/2। ऑप्शन नंबर बी विड बी द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन को नहीं है, बट यू माइट फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट इज हियर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज इट इज जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे करना है। चलो, अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, 5/12 ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 3 of 4। 5 बाई विच नंबर की जगह मैं x मान लेता हूँ, 5/2 ऑफ x इज इक्वल टू 3 3/4 ऑफ 100 में ऑफ 100। तो एज इट इज लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे मैंने लिख लिया।
देखा मैंने 5/12 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 4 12 और 315/4 इंटू 100। तो काटना पीटना शुरू करते हैं। 4 1 4, ये हो गया 25। अब x हमें निकालना है, x की वैल्यू। तो 15 इंटू 25, और ये क्या है, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इतना। 5 1 5, 5 5 25। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 5 75 इंटू 12। तो 75 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 750 प्लस 750 प्लस 150, ये आएगा 900। 900 विल बी द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, a 10 kilometer of an object is represented by 1 meter on the drawing scale. The representative fraction, कुछ नहीं है, थोड़ा डराने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करके बता दिया है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें केवल हमें ये करना है कि 1 मीटर जो 10 किलोमीटर का कितना पार्ट होगा, मतलब ऐसे करके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर, ऐसे ही तो बताया गया है। तो जैसे 1 मीटर लिखा है तो 10 किलोमीटर को भी तो मीटर में होना चाहिए। तो 10 इंटू अगर 1000 करेंगे तो मीटर में निकल आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो 1/40 जिसमें हो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब मीटर के रेस्पेक्ट में कितना स्केल बनेगा, ये बन गया मेरी स्केल, यानी कि 1/10,000, ये हमारी स्केल बन गई। ठीक, अब ये अच्छा सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना और गलती भी मत करना। बहुत 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 प्यारा सा सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बॉड मास का ध्यान देना है, बॉड मास का ध्यान देना है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कितना दिया गया है, 1√18225 इज इक्वल टू 135 दिया गया है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 135। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसकी जगह पे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 18225। ये दो पॉइंट उधर फेंकेंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, हाँ। ठीक, फिर इसमें हम 4 पॉइंट नीचे फेंकेंगे। कितने पॉइंट नीचे फेंकेंगे, 4 पॉइंट, यानी कि 18225 में 4 पॉइंट है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 4 पॉइंट है, तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक, इसमें कितने हैं, इसमें 6 दिए गए हैं, तो इसमें 6 का ध्यान रखना। 18225 को हम 6 पॉइंट्स नीचे फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमें पता है कि ये सब तो 135 हो जाएगा, 135। और ये क्या होगा, 2 जीरो कंबाइन होके 1 जीरो बाहर आता है, तो मतलब ये बन जाएगा 135/10। इसमें दो दो जीरो मतलब 2 जीरो बाहर आएंगे, माइनस 135/100, माइनस 135/6 जीरो है, तो दो दो जीरो कंबाइन करके 3 जीरो बाहर आएंगे, यहाँ पे आ गया 6 6 जीरो। तो बड़ा ही सिंपल है, 1 3। लोग डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे 1 जीरो है, मिस्टर दीपक लाल पढ़ा है, मिस्टर दीपक लाल, यानी कि मल्टीप्लाई में राइट की तरफ डेसिमल भगता है और डिवाइड में लेफ्ट की तरफ डेसिमल भगता है। तो मल्टीप्लाई में राइट, तो इसमें डिवाइड हो रहा है, 1 जीरो है तो एक डेसिमल पीछे आएगा, 13.5 बन जाएगा।
अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डेसिमल पीछे आएगा, 1.35 बन जाएगा। इसमें 3 जीरो है तो 0.135 बन जाएगा। तो हमें इन सबको करना है। बॉडमास का ध्यान दिया हमने। 135 प्लस 13 145, 148, 148 माइनस 1.35 माइनस 0.135। ठीक। अब 148 में से गया तो सीधा सीधा वन जा रहा है। ठीक। ऐसे ही कर सकते, सीधा सीधा वन जा रहा है। ऑप्शंस में देखो, 149, 148 गया, 145 गया, एक गया है ना 148 में से, तो यही तो हमारा बचा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक एक सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 3844 लिखा हुआ है, सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है? पीछे से शुरू करना होता है। ये इसको पीछे से शुरू करना होता है। तो पीछे वाले को सॉल्व करेंगे, इसका निकालेंगे 3844। तो देखो, 3844 के पास हमारा सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18, 2 2। फिर 2 से काटते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक। अब 961, तो मुझे पता है 961 किससे कट जाएगा, लेकिन तुमको सोचना कैसे है? तुम्हें सोचना कैसे है 961 किसके पास में आएगा, वो कटेगा। अब 961 है तो समझो कि अगर मैं 30 का वो कर रहा हूँ स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और 2 जीरो लग गए, 900। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो 900 से ऊपर है। तो हम 31 का चेक कर लेते हैं। क्या 31 का स्क्वायर करने पे, क्योंकि ये चीज स्क्वायर ही होगी, ये बात तुमको ध्यान में रखना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट किसी न किसी का स्क्वायर होता है, फिर इससे ऐड होके फिर एक नया स्क्वायर कट जाता है। ठीक। तो ये चीज किसी न किसी का स्क्वायर, तो 31 इंटू 31 कर लेते हैं, 1 3, फिर 3 1 9, ये हो जाएगा 9, 3 3 is 9, 31, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9941। हाउ इट इज पॉसिबल, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? 31, ओके, 3 वन सा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 336। ठीक। 961 आ गया। तो इसका मतलब 31 को 2 टाइम्स काटेंगे, तब जाके ये 31 का स्क्वायर है। ठीक। तो दो मिला के एक बाहर आएंगे, दो मिला के एक बाहर आएंगे, इसका मतलब ये कितना 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 इज इक्वल टू 62। यस, 62। तो 62 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये पूरा हटके इसकी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 62 2 7 प्लस 62। इनको ऐड करेंगे अंदर ही, ये हो जाएगा 289। 289 फटाफट बताओ किसका होता है, अगर पढ़ा होगा ढंग से। 289 होता है 17 का, 17 17 का। तो 17 का हो गया। ठीक है। चलो, आगे का सवाल। आगे का सवाल ये दिया गया है, एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 3/7 एंड 3/29 इज। क्या होगा? 3/7 और 3 इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो मतलब सबसे पहले 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। और 3/29 का क्या हो जाएगा, 29/3। इन दोनों को एवरेज निकालना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो ही तो नंबर हैं, दो नंबर हैं, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। यानी कि 7/3 प्लस 29/3 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, तभी एवरेज आएगा। ऐड करो। देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 36/3 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे ये काट सकते हो ना, 3 1 जा 12। कितना आ गया, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर 6। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक।
एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 24, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, सम अपॉन टोटल नंबर। तो क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ 7 नंबर, मतलब 7 नंबर हैं, उनका एवरेज 24 दिया गया है। तो सम अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 24। तो ये पहली कंडीशन दे दी गई है। एंड अनदर 7 नंबर इज 32। एंड एक और है, एक और 7 नंबर का एवरेज है, उसका कितना है, 32 है। तो मुझे ये बताओ, सम ऑफ ऑल 14 नंबर, मतलब इसका सम ऐड करो और इसका सम ऐड करो, अच्छे से निकालो और बताओ। तो इसका सम कैसे हो निकलेंगे, ऊपर वाले का। तो सम इज इक्वल टू 24 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले का सम 2, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 32 इंटू 7, इसको ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले अच्छे से, 7 टू ज़ा 14, 140, और 7 फोर ज़ा 28, ये कितना 168 आ जाएगा। और ये हमारा आएगा 7 थ्री ज़ा 21, 2, 7 टू ज़ा 14, ये आ जाएगा 224, 224। इन दोनों का सम करो, 380, 392, 392, इन दोनों का सम 392 आएगा, 39 एंड 2, 392। क्लियर, आई होप सो। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18th क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। तो मतलब बॉयज हैं, मैंने रेशियो से तोड़ेंगे तो एक्स लग जाएगा, रेशियो से तोड़ेंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। तो कहा गया है टोटल स्ट्रेंथ कितना, 448 है। तो मतलब 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 448। तो कितना हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 448, x इज इक्वल टू 448 बाई 14। चलो चेक करते हैं कितने बच्चे हैं, x की वैल्यू निकालना है। तो 7 टू ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, ठीक 42 आ गया, बचा 2, 7 4 ज़ा 28, कितना 64 बाई 2 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, यानी कि 32 आया, x इज इक्वल टू 32 आया। तो बताया, पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो 5 इंटू 32 जब करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 150 प्लस 10 इज इक्वल टू 160 गर्ल्स हमारी टोटल प्रेजेंट है। बॉयज पूछ लेता तो 9 इंटू 32 करना पड़ता। तो 9 3 ज़ा 27, 270 प्लस 9 2 ज़ा 18, कितना निकल के आता, 288, 288 बॉयज हैं और 160 गर्ल्स हैं। तो 160 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट इतना, 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट इतना, यानी कि 9 जो kg है उसका कॉस्ट कितना आया, 327.60। तो 1 kg का क्या आएगा, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 327 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो सर 9 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा, सबको सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल है, 3 टू 5, 5 7 12, 12 6 18, इसका मतलब कट जाएगा, 9 1 सा 9, 9 3 सा 27, 9 तो 9 6 सा 54, तो बचा 3, 9 4 सा 36 0। तो मतलब 1 kg इज इक्वल टू 36.4 रुपीज का पड़ा। ठीक, 50 kg का बताओ। तो 1 kg है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो बड़ी बहुत ही आसान सी बात है, डेसिमल को भूल जाओ, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, डेसिमल को भूल जाओ, 50 से मल्टीप्लाई कर दो,
जीरो को अलग रख दो, ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 6 5 ज़ा 30, 32, 3 5 3 ज़ा 15, 18, 1820 इतना पड़ेगा। और एक जीरो पीछे फेंका था, वो जीरो लाएंगे, एक डेसिमल लगा हुआ है तो एक डेसिमल को आगे, तो मेरा 1820 आंसर आएगा। ठीक। अब इसमें थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, बहुत अच्छी सी बात है। जब हमें तीन चीजें पूछी जाती हैं तो थर्ड प्रपोर्शन होता है वो चीजें। तो थर्ड प्रपोर्शन में क्या है, जैसे मैंने कहा कि बताओ सही क्या होगा, मतलब अगर पूछा गया है, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो हम कहेंगे ए, जो बी है उसको दो, बीच वाले को दो बार लिख के सी कर देते हैं। तो अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई। मीन एक्सट्रीम पढ़ाया हुआ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, कितना हो जाएगा ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जहां पे भी आ रहा है बिना सोचे समझे उसको टिक कर दो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 999 इन, सॉरी, प्लस, मैंने कहा था ये चीज लिखी है इसका मतलब क्या है, प्लस है। प्लस 98/99। ठीक। इसको मैं बड़ा सा ब्रैकेट करता हूं क्योंकि इंटू 99। अब ये 99 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 999 इंटू 99 इतना हो गया। फिर प्लस 98/99 इंटू 99। तो इस 99 से ये 99 कट जाएगा। तो कितना आया, 999 इंटू 99 प्लस 98। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सही से निकाल लो। तो इन इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है कि इसको तो हम लोग कर देते हैं 1000, 1000 माइनस 1। ठीक। और ये है 99 मल्टीप्लाई में है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो ये हो जाएगा 99,000 माइनस 99 प्लस 98। ठीक। अब बढ़िया सा सिस्टम है, बताओ, अब दिमाग लगाओ, ऐड करो इन दोनों को। बॉडम मास में ऐड ही तो करते हैं। अब मैंने कहा मेरे पास 99 रुपीज उधार है, मुझे 98 मिल गया, तो मेरे पास कितना उधार बचा, 1 रुपीज। यानी कि 99,000 में 1 रुपए कम कर दो, यानी कि 998, सॉरी 999, 98999। ऐसे समझो, कितना हो जाएगा 98999। मेरे पास 99,000 है। अब मुझे 1 रुपए मुझे कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9899899। ठीक। इतना ही होगा, 99,899। बस 1 रुपए कम हो गया। कहाँ गया, 99,899। मेरी बात सभी को समझ में आई? आई होप सो आ गई होगी। चलो, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 60 से 20% कम कितना होगा? तो 60 का सबसे पहले 10% निकालो, मैंने बोला था 60 का 10% निकालना आना चाहिए। तो 60 का 10% आता है 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 कर दो, ये भी 20% आ जाएगा। तो इसका मतलब 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक। तो अगर मैं 60 में से 12 कम कर दूं तो मेरा 48 आएगा। तो इसका मतलब 60 का 20% लेस कितना होगा, 48। वही आंसर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नहीं मजा आया तो पैसे वापस। चलो, ज्यादा सीरियस हो गए इन सब चीजों को मत देखना, थोड़ा सा कोशिश करते रहो, बस हो जाएगा। फिर एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। बहुत अच्छी बात है। बीज इनकम
लेस देन ए इनकम का परसेंटेज निकालना है। तो सर आप ये समझो कि अगर मैं ए को बोल दूं 20% ज्यादा है, हम 100 को बेस मानते हैं और दे देते हैं ए को 120 और बी को 100 मान लेते हैं, बी को 100 मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन ए इज इनकम? बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है, कितना परसेंटेज कम है? तो इसके लिए बहुत ही सुंदर और सुशील आंसर तुमको मिलेगा। तो ऐसे समझो कि जो कितना कम है, तो सबसे पहले 20 कम है, हाँ या ना? 20 कम है, कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद जो वो किससे निकाल रहे हैं? ऑफ एज इनकम। किससे निकाल रहे हैं? ए की इनकम से। देन दैट ऑफ ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रहेगा, हाँ या ना? हाँ। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0 टू वन जा टू सिक्स जा, तो मतलब 1/6 इंटू 100, यानी कि 100/6 परसेंटेज। तो देखो इसमें 100/6 किस में आ रहा है? तो 20%, ये कटा, ये 60%, तो यही होगा 16 2/3। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कटेगा यार, ये कटना नहीं, 33% आएगा। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। ये और कटेगा ना। ये 3 2 3 6 और ये 50। 50/3 चेक कर लो। 50/3 परसेंटेज किस में आएगा? तो इसी में आएगा, 48, और ये 250। 50/3। ठीक, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 24। If 11% of a number exists by the same number by 18, then डक 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 डक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक नंबर है जो कि 11% ऑफ एग्जिट कर रहा है, मतलब समझो कि कोई नंबर है 11%, ठीक। वो उसका जब 7% निकाला गया, जब उसका 7% निकाला गया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? वो आया, किसी नंबर का 11% निकाला गया, फिर 7% निकाला गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है वो मैटर करेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 18 आया है। कितना? 18। मेरी बात ध्यान से समझना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 18। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 11, उस नंबर को x मान लेंगे, उस नंबर को x मान लेते हैं, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जब x मान लेंगे किसी नंबर को, तब हमारा क्या हो जाएगा? किसी नंबर को हम x मान लेंगे, तो 11% ऑफ x, 11% ऑफ x माइनस 7% ऑफ x इज इक्वल टू 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। यानी कि ये है 11 इंटू अपॉन 100 इंटू एक्स, 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। बेस सेम है, तो 11x माइनस 7x कितना हो जाएगा? 4x/100 इज इक्वल टू 18। टू टू ज़ा 4, 50, 1 25 कटा, x/25 इज इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 25। तो ये चीज आ जाएगा 250 प्लस 200। 450 would be the right answer। 450। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन है। अब इसको करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। एक हो सकता है फॉर्मूला अप्रोच, एक हो सकता है जनरल अप्रोच।
तो फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा भाई, कि नहीं याद है? आखिरी समय पे भी फॉर्मूला तुम लोग को नहीं याद है ना? जैसे इसमें पूछा गया ऑन सेलिंग अ टीवी, ऑन सेलिंग अ टीवी 11,000 इतना, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 11,400। लॉस परसेंट कितना है? 5%। ठीक, उसको 5% का लॉस हुआ, मतलब शॉपकीपर को 5% लूज किए। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट? फॉर हाउ मच मतलब उसने कितने में खरीदा होगा, जब उसको 5% का लॉस हो, इतने पे बेचा तो उसको 5% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब ज्यादा का खरीदा होगा। तो ऐसे समझो। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो तो सब लोग जानते ही होंगे, जो पढ़ाया गया होगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100, सॉरी इंटू एसपी। ये तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तू अगर सब कुछ रखो, एसपी हमें पता है, लॉस परसेंट पता है, एसपी रखोगे आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 5% का लूज, यानी कि 95 जो पॉइंट है, मतलब अगर मैं पूरी चीज को 100 मान लेता हूं, तो उसको मतलब 5% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब जो 95 की वैल्यू है वो कितनी है? 11400। 11400 इतनी वैल्यू है, हाँ या ना? इतनी ही वैल्यू है। तो हम चेक करेंगे कि जो 1% है, जो 1% है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 11400 को 95 से कट कर देंगे, तो 5 1 5, फिर 5 9 45। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 2 10, फिर 1 इधर गया, 5 2 10, फिर 4800। ठीक, इतना आ गया। तो आया 2280 अपॉन 19। अब 19 से कैसे काटें भाई? 19 की टेबल अगर जिस जिस किसी को आती है तो अच्छे से अच्छी बात है। तो 19 की टेबल अगर ये आ रही है तो हम इसको काटेंगे 19 वन जार 90। ये हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगा 19 वन जार 19, 19 वन जार 19, टू जार और 0। ठीक, इतना है। तो 120 आया। तो यानी कि हमारा 1% की वैल्यू 120 है, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 120 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200 एंड 0, 3 0 लग गए। 12,000 रुपीज वुड बी द राइट आंसर। आई होप सो तुमको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना? हाँ, चलो। अब 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। थोड़ा सा मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। टिल देन, थैंक यू। हाँ जी, चलो फिर से आ गए हैं 26 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। ठीक, तो 26 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? तो 26 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज। बहुत ही अच्छा प्यारा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और करते हैं अपना खेल, मैथ्स का खेल। क्वेश्चन से बात करो, उसको समझो, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या है कि कह रहा है कि जो 4 टॉफीज है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफी बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफी। सपोज एक टॉफी को मैं 1 रुपया मान लूं, 1 रुपए की एक टॉफी। तो कह रहा है कि 4 टॉफीज, जो 4 टॉफीज हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपीज है, 4 रुपीज है फॉर 4 टॉफी। ठीक,
अगर मैं कहूँ सेलिंग प्राइस, तो एस पी इज इक्वल टू, 1 रुपए इसका भी ले लेते हैं, 3 रुपीज ऑफ 3 टॉफीज। ठीक। द गेन परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, ये है हमारा गेन परसेंट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 4 में से 3 गया, यानी कि 4 - 3, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 1, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉफी कितनी थी, हम्म कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉफी कितनी थी, 4 रुपए थी, हाँ या ना, 4 रुपए थी। लेकिन सेल कितने पे किया, हमें गेन परसेंट किस में, सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो सेल 3 के हिसाब से कर लिया हमने। ठीक, इनटू 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 99, 330 थे, 1%। ये इसको मल्टीप्लाई करने पे 100/3 आएगा, इसका मतलब 100/3% इतना ही आएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ X% पर एनम, एक्स मतलब रेट दिया गया है X%, और क्या बोलते हैं, टाइम दिया गया है X ईयर्स, विल बी X, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतने परसेंट इतने सालों बाद X हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है X, ऑन अ सम ऑफ, मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। ठीक, तो हमें पी छोड़ के सबको उधर भेजना है, ये डिवाइड में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, और प्रिंसिपल को उधर ही छोड़ दो। प्रिंसिपल एस आई कितना है, एक्स है, इंटू 100 है, और रेट और टाइम कितना है, एक्स एक्स है। ठीक, एक एक्स से एक एक्स कटा, कितना आया, 100/x। क्लियर, फाइनल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगले वाले में देखते हैं, बड़ा ही सिंपल, सुंदर और समझने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया एन एंगल विच इज 5% मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 5%, 5 डिग्री ज्यादा है। तो सबसे पहले देखें 9 का सप्लीमेंट्री क्या बनेगा, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री का याद कर लो, 90 डिग्री होता है सम, और सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री सम होता है, बहुत अच्छे से याद कर लो। तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 से रिलेटेड, तो 90 का सप्लीमेंट्री कितना, 90, तो क्या ये एक दूसरे से ज्यादा है 5%, मतलब ये एंगल ज्यादा है इससे, नहीं ये तो बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया। 85 का देख लेते हैं, जो 180 में से 85 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। ठीक, 95, क्या जो 85 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, बताओ, मतलब जो ये 85 है इससे कम का मतलब ये 5 डिग्री ज्यादा है, ये ऑप्शंस जो हैं इसमें सब में 5 डिग्री ज्यादा है, कौन सा ऐसा पहचानना है, तो लेकिन ऐसे ही पता चला इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो वैसे भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लिखा है 87.5, तो हम इसका निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये 0 है, ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद ये 5 गया, 5, 10/5, ये कितना 5 बचा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 का में से 2 गया, 2, और ये कितना, 2 और 8, 7, ये 17 है, 17 में से 8 गया, कितना 9, 92.5, तो इसका क्या आया 92.5, मतलब ये जो है 92.5 से
इसमें 5 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इससे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐड करने पे ए आ जाए। अब 92.5 का देख लेते हैं। हमें पता है, अगर इस चीज को यहाँ पे उठा के रख देंगे, 180 को उठा के 92.5 रख देंगे, तब आंसर तो यही आएगा, 87.5। मतलब 90, ये जो हम निकाल के लाए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या इसमें अगर हम प्लस करें 5, तब हमारा जो आ रहा है, मतलब ये पूछा गया है कि इसमें जो एंगल है वो 5 डिग्री ज्यादा है अपने सप्लीमेंट्री से। तो मतलब 92.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5 आ रहा है। तो अपने सप्लीमेंट्री से 5 ज्यादा है, मतलब इसका सप्लीमेंट्री कितना निकला हमारा, 87.5। उसमें भी 5 ज्यादा है, तब जाके ये बना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी पे है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन 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 हमें पता है, ये दिया गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 150, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 75। ठीक, अब हमें एंगल बी कॉमन में दिख रहा है, तो इसका मतलब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 225, और ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, एक एक्स्ट्रा है वो कर देंगे। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो हमें इन तीनों को तो एक साथ ही कर देना, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो मतलब एंगल बी बचा यहाँ पे एंगल बी बचा, ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 225। ठीक, तो एंगल बी यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा -225 -180। ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अगर जिसको दिमाग है जिसके पास, वो ऐसे भी सोच सकता है। इन दोनों को सम करो, इन दोनों का सम 225 आ जाएगा, और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो चुपचाप से, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के अंदर तो कॉमन वाला निकल आएगा। तो 180 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद सीधा 45 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, बहुत सिंपल। इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितना, 360 डिग्री होता है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 360 आंसर मार देना है। तो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, जिसको क्या हम बोलते हैं, AB AC, मतलब ABC, यानी कि ये दोनों बराबर है 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, AB और AC बराबर है 10-10। AD 8 है। AD मतलब वो कहाँ गया है, इज द मीडियन ऑन BC फ्रॉम A से एक मीडियन खींचा गया है BC पे, और बोला गया है कि जो AD है, मतलब ये D हो गया, AD कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ BC बताना है, मतलब हमें इसकी लेंथ बतानी है, हमें इसकी लेंथ बतानी है, मतलब BC की लेंथ बतानी है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये है, अब हम आधा ट्रायंगल देखेंगे, ए आधा ट्रायंगल। तो समझो कि ये एक ट्रायंगल, इसको हम काट देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं। ये 8 है, ये 10 है, यह बेस है, ये मीडियन है, तो सीधा राइट एंगल पे गिरेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर जिसको आती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया है यहाँ पे, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो ये हो जाएगा 100, 8 8 64, इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा। और बी क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, यहाँ पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर से इधर आता है तो रूट लग जाता है। तो ये कितना आएगा, 36 रूट बी।
तो बी किसका, 36 किसका रूट होता है, 6 का स्क्वायर होता है, वो बाहर निकल आएगा। रूट 36 की वैल्यू 6 आती है। तो जो हमारी इसकी वैल्यू निकली, जो इसकी वैल्यू निकली 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में रहता, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक तरफ का निकाला है, दूसरा तरफ सेम रहेगा, इसका भी 66 है। क्यों? क्योंकि 8 मीडियन है, 10 वो है, तो आराम सी बात है 6 आ जाएगा। 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The length of side of square is 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालना। अगेन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। एक हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, उसकी डायगोनल निकालनी है। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, हमें ये निकालनी है। तो समझो, हमें ये भी स्क्वायर है, उसके अंदर का एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये थ्योरम है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमें नहीं पता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा रूट 200, यानी कि 2 × 100। 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो √2, 10√2 आंसर आ जाएगा। 10√2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, चलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड विच इज 10, ये भी पाइथागोरस थ्योरम अगेन। एक रेक्टेंगल है, प्लॉट है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर, सपोज मैं इसको 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, हमें ब्रेथ नहीं पता है, और इसका डायगोनल कितना दिया गया है, 26 सेंटीमीटर। तो अगेन रेक्टेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जिसको नहीं पता है वो क्या करे भाई साहब, 26 को 26 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करें। तो 26 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 36 का, सॉरी 26 का जो स्क्वायर होता है वो कितना निकल आएगा, जल्दी से बताओ। 676, नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो वो 676 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 676, 676। और ये 100 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा। तो बी की वैल्यू हमें निकालना है 576। ठीक, 576 आ गई बी की वैल्यू। जब बी की वैल्यू 576 आ गई, ये हमें पता है किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम्म बी की वैल्यू इतनी है, लेंथ इतनी है। अब हमें एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ब्रेथ 24 निकल आई है, और लेंथ 10 थी, तो 240 हो गया कि नहीं हो गया, 240 मीटर स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेन मेथड यही होता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होगा, इसको, इस अप्रोच को मैं सिखाता हूँ। ठीक है, वेट वेट वेट। हम्म कैसे, हट 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 हट, हाँ हट गया। चलो, अब बोला गया है कि एक सर्कल है, क्वेश्चन के हिसाब से उसके अंदर एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है लेकिन है स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, एक स्क्वायर का एक कोने से दूसरा कोना अगर मिलाएंगे, क्या उसका डायमीटर नहीं बन जाएगा। तो इसका जो डायमीटर हुआ, डायामीटर हुआ, वो कितना हो गया, 2r हो गया।
ये तो मुझे समझ में आया, दो रेडियस को मिलाएंगे तो डायमीटर। यानी कि जो इसका डायामीटर है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है कि नहीं है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से यहाँ पे लगानी पड़ेगी। हमें पता है कि अगर सपोज एक है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है, उसका मैं मान लेता हूँ ए है, ए है, ए है, ए है। तो इसका हमें डायगोनल निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको हाइपोटेनस डायगोनल को डी मान लेते हैं। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल आएगा, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√2 साइड√2, साइड इंटू √2। तो वो डायगोनल हो गया हमारा। तो हमें पता है यहाँ पे 2r है और यहाँ पे a√2 है। ठीक, मतलब साइड इंटू वो है। तो हमें अब इसका अप्रोच क्या होगा, मतलब हमें ये तो पता चल गया है डायगोनल इतना होता है, इसका डायगोनल 2r है, हमने निकाल लिया a√2। ठीक, तो मतलब हमने क्या किया, a√2 बराबर 2r। तो हमें साइड ऑफ निकालना है। तो साइड निकालने के लिए a इज इक्वल टू 2r/√2। तो ये 2 है, इसको हम √2 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं काटने के लिए? एक √2 से एक रूट गया, 2 गया, कितना बचा हमारे पास? √2r। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितना आया? √2r, इतना आया हमारा साइड। चलो, इतना बात है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक स्क्वायर है जो कि अंदर है, निकालना क्या है? द टोटल एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्कल लाइन आउटसाइड द स्क्वायर। मतलब ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया जो इसके बाहर है। मतलब अगर हम पूरे सर्कल के एरिया से इस स्क्वायर के एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आएगा। ठीक, तो समझो, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको नहीं याद है, याद कर लो, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया, साइड हमने निकाल ली है, तो √2r इंटू √2r कितना हो जाएगा? √2 कितना हो जाएगा? एक 2 बन जाएगा असली वाला, और ये आर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया इतना है, सर्कल का एरिया इतना है। तो अगर मैं सर्कल के एरिया में से ये हटा दूं, इसका एरिया हटा दूं, तो बचे हुए का मुझे पता चल जाएगा। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया है 2r स्क्वायर। तो अगर आर आर तुमको दिख रहा है, आर 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 को मैं कॉमन ले लूं और पाई-2 आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन में तुम्हारे दिया गया होगा। हाँ, ये देखो। ठीक, थोड़ा सा टफ था। वीडियो अगर नहीं समझ में आया, वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को दिया गया है जो 4 वॉल का है, मतलब उसमें छत नहीं है और जमीन नहीं है। 4 वॉल का एक कमरा है जिसका एरिया उन्होंने निकाला है कितना? कितना निकाला है? कितना? 168 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ और हाइट दी गई है। ब्रेथ और हाइट मतलब एक कमरा है जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 10 मीटर। और ब्रेथ कितनी दी गई है? मतलब ब्रेथ इतनी दी गई है, मतलब 4 मीटर, नहीं, ब्रेथ 10 मीटर दी गई है, ब्रेथ 10 मीटर, हाइट कितनी दी गई है? 4 मीटर दी गई है। 4 साइड का है, मतलब हमारे पास 4 पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन और चौथा पोर्शन अलग से। ठीक, चारों पोर्शन को हम खोलेंगे तो दो चीजें किससे किससे बनेंगी? हाइट से बनेंगी और किससे बनेंगी? दो चीजें
लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, मतलब आमने सामने का। और दो चीजें, मतलब समझो, ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास कमरे हैं, अपने कमरे को इमेजिन करो, अपने चारों तरफ देखो, ठीक है। अब मुझे सामने वाली दीवार का एरिया निकालना है, तो हाइट इंटू ब्रेथ करेंगे, सामने वाली जो दीवार है, हाइट इंटू HEI, हाइट इंटू ब्रेथ करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? एक दीवार का है, उसके सामने वाली दीवार के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। अब बगल वाली दीवार देखो, अब बगल वाली दीवार में लेंथ आ जाएगी और हमारा क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ या ना? सही से समझे या नहीं समझे? लेंथ और हाइट फिर आ जाएगी, ब्रेथ के साथ लेंथ और हाइट भी आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे टू, जो ब्रेथ और हाइट का जो हमारा दिया गया है, वो कैसे दिया गया है समझो। समझने के लिए ये समझो कि ये जो हमारा 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, मतलब आमने की दीवार और सामने की दीवार, फिर बगल वाली दीवार के लिए हमें लेंथ का भी यूज करना पड़ेगा, लेंथ इंटू हाइट, हाइट, और उसको भी डबल टाइम्स करना पड़ेगा, चारों दीवारों का हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें जो जो दिया गया है अच्छे से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इनका लिख देते हैं हाइट इंटू ब्रेथ, मतलब हाइट इंटू ब्रेथ, यानी कि ये है 10, ये है 4, कितना हो जाएगा? 42 सा 80। ओके, 42 सा 80 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? इतना हो गया, ठीक है। दो दीवालों का आमने सामने 160, और इसका लेंथ का हमें नहीं पता है, मतलब हमें लेंथ का नहीं पता है। तो हम सबसे इसमें क्या करेंगे? प्लस दो दीवालों का ये हुआ, और दो दीवालों का हम करेंगे 2 इंटू L, लेंथ को L मान लेते हैं, इंटू इंटू हाइट। हाइट कितनी दी गई है सर? हाइट हमारी अब कितनी दी गई है? 4 दी गई है कि नहीं दी गई है? 4, ठीक, 4। तो कितना हो गया? 160 प्लस 8L इज इक्वल्स टू कितना? 168 दिया गया है। 8L इज इक्वल्स टू कितना? यहाँ बचा 8L इज इक्वल्स टू 1। क्या ये सही लग रहा है? मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहाँ पे आ रहा है गड़बड़ी? 2 इंटू लेंथ, हाइट 4L, हाँ ये यहाँ पे हुआ। हम्म ये थोड़ा सा इश्यू आ गया है इसमें। चलो, हाँ, एल को हम कितना ले लेते हैं? लेंथ को एल ले लेते हैं। हाइट कितनी थी हमारी? हाइट 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 4 थी, ब्रेथ हमारी 10 थी। कोई वो नहीं, हाइट हमारी 4 है, लेंथ है हमारी कितनी? एल। तो हम 4L इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8L अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40, 80, नहीं, ये हमने डबल कर दिया है ना? हाँ, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डबल किया है ना, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक। तो यहाँ पे डबल करने पे 40, 80, मतलब हम दो दीवारों का हमारा 80 आ गया, प्लस अगली दो दीवारों का 8L आ गया, और हमारा टोटल कितना है? 168, ठीक। तो 8L इज इक्वल टू 168 माइनस 80, ठीक। 80 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 88 आ जाएगा, 8L, L इज इक्वल टू 88 अपॉन 8, 11। लेंथ कितनी आ गई हमारी? 11 मीटर्स। लेंथ ऑफ द रूम 11 मीटर्स। समझ में आया? ठीक, नहीं आया फिर डाउट में पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। लिखा है डायमेंशन ऑफ द रूम, मतलब रूम का डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है, मतलब 15 इंटू 10 इंटू 8 हाइट दी गई पूरे कमरे की का वॉल्यूम।
और बैग कितना दिया गया है, इतना। तो मैंने तुम लोग को समझाया था कि जब पूरा वो वॉल्यूम, बड़े वाले वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम, मतलब इस कितने बैग फिट, मतलब एक बैग है जिसका वॉल्यूम इतना है, फिर पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स कैन बी एकोमोडेट, मतलब उस रूम में कितने बैग्स रख सकते हो। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1200 अपॉन 2.25, 1200 मीटर क्यूब अपॉन इतना, मतलब ये क्या है, टोटल रूम का एरिया। ये सिंगल बैग, तो कितने ऐसे बैग आ सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो पॉइंट है, ऊपर चले जाएंगे, दो जीरो बढ़ जाएंगे, ये है 225। तो ये कितना आया, 25 से काटते हैं, नाइन जा जाएगा, फिर 25 फोर जा, एट जा, जीरो जीरो। ठीक, तो इसको थ्री से करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, फिर वन, थ्री सिक्स जा 18, तो कितना आया, 1600 अपॉन थ्री। तो अगर मैं थ्री को 1600 से वो कर दे रहा हूँ तो समझो, थ्री फाइव जा 15, वन जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, वन जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, वन, रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब पॉइंट लगाएंगे, थ्री थ्री करके आ जाएगा। तो कितना है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग, यानी कि 533 इतने बैग जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रेन की स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, ध्यान देना। अगर उस लेंथ ऑफ द ट्रेन 240 मीटर और एक रेलवे ब्रिज है जिसको 320 मीटर लग रहे हैं क्रॉस करने में, थोड़ा सा इरेज करूं तो अच्छे से प्रॉपरली समझ में आएगा तुम लोगों को। अब इस क्वेश्चन को प्यार से समझो। और हम्म अब मतलब क्या बोला गया है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है, 240 मीटर, और एक क्या है, ब्रिज है, मतलब एक ब्रिज में ले लेता हूँ, वो 320 मीटर लॉन्ग है। तो इस ट्रेन को इस ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड इतनी दी गई है। तो हमें पता है भाई, 144 है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, हाँ या ना। चलो, नाइन टू ज़ा 18, नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन सिक्स ज़ा 54, टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16, एट फाइव ज़ा 40 मीटर पर सेकंड निकल आया हमारा। मतलब 40 मीटर एक सेकंड में, 40 मीटर कितने सेकंड में, एक सेकंड में पार करता है। तो बताओ, अब डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, ये पूरी ट्रेन खुद पार होगी और ये ब्रिज भी पार करेगा, तो 240 प्लस 320 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब इतना उसको चलना है, कि दूरी कितनी, 065, 560 मीटर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना दिया गया है, 40 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितनी दी गई है, 560, टाइम हमें नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर सही, 40 इंटू टाइम इज इक्वल टू 560। ठीक, फिर टाइम को इधर छोड़ो, मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 560 अपॉन 40, जीरो से जीरो गया, फोर वन ज़ा फोर, फोर वन ज़ा फोर, वन इधर गया, फोर फोर ज़ा 16, मतलब टाइम हमारा कितना लगेगा, 16 सेकेंड्स लगेंगे। अगर तुम लोग के पास थोड़ा सा दिमाग है तो ऐसे सोचो कि 40 मीटर एक सेकेंड में लग रहा है, दो सेकेंड में 80 मीटर। ठीक, उस टू 240 मीटर 30, मतलब समझो, 240 को अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने सेकंड में, तो 6 सेकंड में ट्रेन पास होगी खुद। और जो प्लेटफॉर्म है, 320/40, 8 टाइम, 8 सेकंड में ये पार होगा। तो क्या 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड्स हो जाएंगे कि नहीं, वही तो हमने निकाला है आंसर।
ठीक, 38 पे आ जाओ। 38 क्या कह रहा है हमारा कि एक ट्रेन है चेन्नई से 4:10 पे लीव करती है और कोच्चि पहुंचती है 7:25 पे। 7:25 पे पहुंचती है। तो इन दोनों के बीच का सबसे पहले टाइम कितना हो जाएगा? 410 है, माइनस कर देंगे टाइम को। ये हो गया 5, ये हो गया 15 और ये हो गया 3। इसका मतलब 3 आवर 15 मिनट्स लगे हैं उसको चेन्नई से कोच्चि पहुंचने में। स्पीड ट्रेन की दी गई है, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये 3 आवर है और 15 मिनट्स को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो 15/60 करना पड़ेगा, यानी कि 1/4। यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। कन्वर्ट कर लेना, 4/1, 0 लगाओगे 0.25 ऐसे नोट कर सकते हो। तो 0.2 मतलब 3.25 आवर्स हो गए टाइम। तो तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें कितनी दी गई है भाई? 40। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस डिस्टेंस हमें नहीं पता है। टाइम है 3.25 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 × 3.25। ठीक, अब इग्नोर करो, डेसिमल को इग्नोर करो, जीरो को उधर फेंक दो। ये हो जाएगा 5 4 5 से 22 to the 8 10 1 4 3 12 13। एक जीरो ऐड करो। कितने डेसिमल फेंके थे? दो डेसिमल फेंक दिया, 130 आ गया। वही हमारा आंसर, डिस्टेंस निकल आया। ठीक है, फिर 39 पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्यार से समझो और करो। तो कोकिला बेन ने कहा है कि वो एक काम को 20 दिन में करती है। तो मैंने तुमको बताया है 20 दिन में ए काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ए कितना करेगा? 1/20। एक दिन में बी कितना करेगा? 30 डेज में वो काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30, 1/30। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो टुगेदर है तो एक दिन में दोनों लोग कितना काम करते हैं? 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 10 3 जा 2 जा, 3 1 जा, फिर 2 1 जा, खत्म। 3 2 जा 6, 60। 60 आ गए। इसको 60 बनाने के लिए 3 से, तो ये 3, इसको 2 से, इसको 2, ये आ जाएगा 5/60। इतना आ गया। तो ये क्या हुआ? एक दिन में काम करते हैं। 1 डे में ये दो लोग मिलके कितना काम करते हैं? 5/60। तो 4 डेज में इंटू 4 कर दो, इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 20/60। जीरो जीरो गया। कितना काम किया इन लोगों ने? 1/3। 4 दिनों में 1/3 काम किया। तो पूछा गया है कितना काम बचा है। तो मतलब फ्रैक्शन अंडरस्टैंड करो। 3 पार्ट हैं जिसमें से एक पार्ट काम कर लिया है, तो काम कितना बचा? ये पार्ट और ये पार्ट बचा, यानी कि 2/3 काम बचा। बस काम खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से आंसर निकल आया। इसका एरिया निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक लाइन खींचो। ये लाइन कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये पूरा एक स्क्वायर है, देखो 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। 2 सेंटीमीटर हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली लाइन इतनी है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये 2। ये रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छोटे वाले का देखो, ये कितना है? 5, क्योंकि 10 ये वाला था, 5 यहाँ रह गया। तो जब यहाँ रह गया तो 5 सेंटीमीटर यहाँ, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। समझे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है।
सी का मतलब 100 होता है, और मैंने तुमको समझाया था एम का मतलब 1000 होता है। 1000 अगर छोटा पहले आ जाए तो माइनस हो जाता है, तो 900 प्लस 3x है तो 30 प्लस 2, 932। काम खत्म। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज ऑफ 2 एंड 5। ठीक, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज ऑफ 2 एंड 5। तो 2 5 का फेस वैल्यू, यानी कि इन दोनों की फेस वैल्यू का मतलब वही प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 की 20 है और 5 की 5000 है। तो 5027, 5020 और ये दोनों 7, 5027 आंसर। इसमें बॉडी मास का देखना है। ये है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 5/7। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है, समझ जाओ। ये कितना हो जाएगा, 50, 63, 63/25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 1 जा 7, 9 जा 63। ये कितना आ जाएगा टोटल, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 9/5। इन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 2/3 प्लस 13/5। इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा, नीचे वाला बराबर करेंगे, 5 जा 10 प्लस 13 3 जा 39/15। ये हो जाएगा 49/15। इन सब में चेक कर लो 49 किस में आ रहा है, 15 3 जा 45 प्लस 4, 49/15 यही आ रहा है। ठीक, चलो 44 का देख लेते हैं। हमारे पास टू टाइप के कंटेनर्स हैं, एक है इतना लीटर का, एक है इतना लीटर का। हाउ मच वाटर रिक्वायर 12 टिन्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि कितना है ये, 7 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 35, 35/2। इसके 12 टिन्स चाहिए तो इंटू 12 कर देंगे। एक 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 इतना है तो 12 के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12, 35 इंटू 6 करेंगे, ये आ जाएगा 210 लीटर। फिर उसके बाद 15 टेंस ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड वाला कितना है, 15 टू जा 30, यानी कि 31/2 इंटू 15। तो इसको एज इट इज हम लोग लिखेंगे, 2 1 जा, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो 31 इंटू 7.5, मतलब इसको नॉर्मल तुम मल्टीप्लाई कर लो, 75, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 1, 3 7 जा 21, 22 कितना 5 12 3 2 कितना, एक डेसिमल हमने वो किया था तो एक डेसिमल लगा लेंगे, तो कितना 232.5 लीटर। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 200 400, 442.5 लीटर, 442.5 लीटर। समझ में आया सभी को, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बताओ उसके आधा मतलब इतना। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा ऑफ सर्कल, मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये। तो मैंने तुम लोग को पढ़ा होगा कि पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर होता है, उसको 2πr कहते हैं। 2πr यानी कितना था पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का था 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7, आर कितना है 7, तो पूरे सर्कल का हम निकालना है। तो 7 से 7 कटा, पूरे सर्कल का कितना आया 44 सेंटीमीटर आ गया। तो आधे सर्कल का मतलब यहां से यहां तक पूरे सर्कल का आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का कितना आधा हुआ। ठीक, लेकिन सेमी सर्कल में दो रेडियस भी तो जुड़ेंगे क्योंकि वो ये नीचे रहता है। ठीक,
इसका आधा कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अब देखो 22 सेंटीमीटर यहाँ तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दो रेडियस भी तो जुड़ेंगे। सेमी सर्कल, सर्कल इसको कहते हैं सेमी सर्कल, इसको कहते हैं मतलब एक डायमीटर प्लस आधा सर्कल। ठीक, समझ गए? तो दो रेडियस ऐड कर लो, कितना, 14 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 36। 36 सेंटीमीटर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है 1 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, सब में दो दो का गैप है, एक एक का गैप है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 81। अच्छी बात है। मजा आ रहा है, आई होप सो। ठीक, चलो अब ये देखते हैं। मोहन गॉट 120 मार्क्स आउट ऑफ कितना, मोहन को कितना मार्क्स मिला, 120 मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 250 मार्क्स मिले। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे भाई। जीरो से जीरो गया, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 12 4 ज़ा 48% उसके मार्क्स आए, इसके मोहन के। नीता के देख लेते हैं, 140 आउट ऑफ कितना, 280 इंटू 100। परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं, जीरो से जीरो, कितना आया, 14 वन ज़ा 14 टू ज़ा 28, ये कितना आया, 2 वन ज़ा 2, और ये 50% बना। तो पूछा गया है डिफरेंस इन देयर परसेंटेज मार्क्स, तो ये 48% है, ये 50% है, तो कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है ना, तो वही है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देखो जो 48 का है, इसमें तो डायरेक्ट सिंपली फॉर्मूला तुमको याद करना है, डिग्री से फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन। वो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, डिग्री से फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक, वो लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, एक मास्टर फॉर्मूला मैंने कराया है, वो अगर किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हमें काम चलाना है। जैसे ये है 5/9, कहाँ गया कहाँ गया, 5/9 F-32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले बॉडमास मास का ध्यान रखना है, तो लिखा है 0.077 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0.005 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे, तो 77/7, एक दो तीन जीरो, और यहाँ 5/5 के नीचे 3 0, ये तो सिम सिखाया है। ठीक है, तो चलो, 7 1 7, 0 0 7 1 7, 11/1000, और ये आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 0 0 0 माइनस 1/1000। ठीक, ये हो जाएगा 10/11 - 10/1000, ये हो गया। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा, मिस्टर दीपक लाल है तो दो पॉइंट है, तो दो डेसिमल उधर जाएगा, तो मतलब 0.01, 0.01 इज द आंसर। ठीक, अब इसमें देखो सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये 120 होगा तो ये 120 होगा, और बगल वाले एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मतलब ये 120 है, तो बचा कितना, कितना कम है कि 180 हो जाए, 60 कम है तो 180 हो जाए, तो कितना है, 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।